जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे और मुस्कुराहटों का एक अंबार लगना चाहिए। साथ ही जब कभी भी तैयारी करें, किसी भी कक्षा को करें तो एकदम मुस्कुरा के उसकी शुरुआत करें और बेहतरीन तरीके से एक फोकस के साथ में हमेशा तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। हम पहुंच चुके हैं सुपर सेट 3 पर और साथ ही सुपर सेट 3 से पहले आप मुझे सुपर सेट 2 के 5 क्वेश्चन के आंसर करेंगे और उम्मीद करूंगा 5/5 स्कोर आप करके दिखाओगे। जिसमें पहला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय साथी कहाँ पर है? ये आपका जेनेवा में है। कहाँ पर है? ये आपका जेनेवा में है। वेयर अबाउट्स पुस्तक को किसने लिखा साथी? झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा है। किसने? झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा है। और पाला नृत्य की अगर मैं बात करूं, पाला नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो पाला नृत्य आप बोलेंगे भैया ये तो हमारा ओडिशा में किया जाता है। कहाँ पर? ओडिशा में किया जाता है। और जल महोत्सव कहाँ का है? सारे साथी बताएंगे। जल महोत्सव भैया कल आपने बताया जब मेधराम जतारा आपने बताया था, समर सक्का बताया था आपने, तो हमने याद किया था उस समय जल महोत्सव भी मध्य प्रदेश में। ठीक है। समर का जो मैंने बताया था मेधराम जतारा वो तेलंगाना का है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है साथी? तो आप कहेंगे भैया जी ये महानदी पर है। कहाँ पर है? महानदी पर है। तो एक बार स्कोर दिखाएंगे सारे साथी कितना आपका रहा है। शिवानी जी का 5 स्कोर है साथी। 4 स्कोर है। बच्चों के नाम दिखा दो भाई, प्रिय बच्चों के नाम दिखा दो। महावीर गोरेन 5 है वेस्ट बंगाल से। मनोज कुमार 5 हैं। कौशल ठाकुर 5 है। झारखंडी नंबर 1 4 हैं। हबीबर रोहन 4 हैं। आपका आशीष कश्यप 4 पर हैं। देसी छोरा 4। अमर द्विवेदी 5 पर हैं साथी। योगेंद्र वैष्णव जी 5 पर हैं। संदीप बिश्नोई 5 पर हैं। आकाश जी 4 पर हैं। आदित्य राज 4 पर हैं। बहुत स्वागत है। साथ ही आज की क्लास को बहुत अच्छे से आप लोग नोट डाउन करेंगे और बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसकी पहला प्रश्न है, दी गई लाइनों में से किस लाइन का संबंध कबड्डी खेल से नहीं है? यानी कबड्डी के गेम में वह लाइन नहीं होती है। अटैक लाइन होती है क्या? क्या बोलोगे भैया? नहीं। अटैक लाइन होती है आपका कहाँ पर? वॉलीबॉल में होती है। कहाँ पर होती है? वॉलीबॉल में होती है साथी। वॉलीबॉल में होती है आपका। वॉलीबॉल होता है दरअसल में, वॉलीबॉल नहीं होता, वॉलीबॉल में होती है। बॉक लाइन होती है क्या आपका? बॉल्क लाइन। ठीक है। बोनस लाइन होती है, जी हाँ। एंड लाइन होती है, हाँ जी। देखो अगर मैं बात करूं आपसे मैदान की, कबड्डी के मैदान की, आप मुझे बताओ कबड्डी के मैदान में क्या आपका खिलाड़ी कितने होते हैं? तो ये होती है वहां पर मिड लाइन। क्या होती है? जो मैदान को बीच से विभाजित करती है वह होती है आपकी मिड लाइन। जो लिखा हुआ है ये ऑप्शन बी में बॉक लाइन, बॉक लाइन और आपका इसके बाद में होती है। क्या होती है? बॉक लाइन होती है इसके बाद में। और मिड लाइन और बॉक लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? कितने साथी बताएंगे? मिड लाइन और बॉक लाइन के बीच की जो ये दूरी होती है साथी, ये कितनी होती है? तो आप कहेंगे भैया ये होती है 3.75 मीटर होती है। 3.75। बॉक लाइन के बाद में जो एक और लाइन होती है साथी, उस लाइन को हम बोलते हैं क्या? आपका बोनस लाइन। क्या बोलोगे? इसका नाम होता है बोनस लाइन। और अगर पूछे कभी कबड्डी के खेदा मैदान में बॉक लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है, ये दूरी कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1 मीटर होती है। और सबसे अंत में होती है एंड लाइन। कौन सी लाइन होती है? एंड लाइन। और पूछ ले बोनस लाइन और एंड लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये होती है 1.75 मीटर। तो इन सबको जोड़ो जरा, इन सबको जोड़ो, आधे मैदान की लंबाई टोटल कितनी हो गई? सारे को जोड़ेंगे, 3 और 1 4 साथी, और फिर कहेंगे 5। 5 और आपका साथी फिर हो गया आपका क्या? 7 7 14 और 1 15, 6.5 मीटर, यानी आधा हो गया 6.5। और 6.5 ही दूसरा होगा। इस तरह से जो कबड्डी का खेल होता है उसमें मैदान की लंबाई कितनी हो जाती है? कबड्डी का जो मैदान होता है उसकी लंबाई कितनी हो जाती है साथी? 13 मीटर हो जाती है, यानी 6.5 का दुगना होता है। 13 गुणा 10 मीटर चौड़ाई होती है। क्या बोलोगे? 13 मीटर लंबा होता है। और ये किसके लिए है? मेल्स के लिए, मेल के लिए। वहीं फीमेल के लिए मैदान की माप क्या होती है? इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया। तो क्या बोलोगे भैया? आपका क्या होती है? 12 गुणा 8 मीटर होती है। 12 मीटर गुणा 8 मीटर होती है। ये कभी भी आपको भूलना नहीं है। अगर आपसे पूछे कुल लाइन कितनी होती है, तो साथ ही इसको 4 लाइन हम कहेंगे। मुझे एक बात बता दीजिए आप, प्रो कबड्डी लीग मैंने आपको बताया हुआ है, प्रो कबड्डी लीग कब से शुरू हुआ?
प्रो कबड्डी लीग कब से साथी शुरू हुआ? तो आप कहेंगे प्रो कबड्डी लीग 2014 से शुरू हुआ। कब से? 2014 से शुरू हुआ दोस्त। मुझे बताओ कबड्डी का खेल कितनी देर का होता है? कबड्डी का खेल कितनी देर का होता है साथी? तो आप कहेंगे भैया उत्तर हमारा आएगा 40 मिनट। और आप लोगों को पता होना चाहिए किस तरह से होता है। इसको बांटते हैं 20-5-20 में। ये मैंने आपको बताया था, थम्स अप करें। 20-5-20 यानी 20 मिनट का गेम होगा, फिर 5 मिनट ब्रेक होगा, फिर 20 मिनट। लेकिन महिलाओं के लिए कुल गेम कितनी देर का होता है? तब उत्तर क्या आएगा? 15-5-15 यानी 5 मिनट का इंटरवल, 15-15 मिनट के 2 पार्ट का गेम होता है। तब 30 मिनट हमारा आंसर आएगा। अगर हम कबड्डी की साथी शब्दावली की बात करें, क्या आपने मुझे बताया कबड्डी में खिलाड़ी कितने होते हैं? तो आप बोलेंगे लोना। लोना किससे संबंधित है? कबड्डी से। रेडर किससे संबंधित है? कबड्डी से। परसूट का संबंध किससे है साथी? कबड्डी से आपका। और टो टच का संबंध किससे है? कबड्डी से। और कबड्डी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है साथी आपका? आप कहेंगे कबड्डी के खेल में भैया जी खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। जिन साथियों ने 7 लिखा बहुत अच्छा लिखा। प्रश्न संख्या 2 है, हॉकी मैदान का आयाम क्या है? जो हॉकी का मैदान होता है वह एक सिंथेटिक मैदान होता है साथी। क्या होता है? एक सिंथेटिक मैदान होता है। और उस सिंथेटिक मैदान में साथी लंबाई कितनी होती है? क्या बोलेंगे आप? 91 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा होता है। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ होती है। अगर मैं पूछूं खेल की अवधि कितनी होती है? हॉकी का जो खेल है वो कितनी देर खेला जाता है? और कुछ नहीं बताऊंगा, मैंने कई बार बताया 15-15 मिनट के 4 हाफ होते हैं। तो क्या बोलेंगे? खेल की जो अवधि होती है वो 60 मिनट होती है। क्या होती है? 60 मिनट होती है। और बीच में अगर हम बात करते हैं आपका, तो 15 मिनट का एक गैप होता है टोटल गेम में। 15-15 मिनट के 4 हाफ होते हैं, ठीक है। इसमें भी याद रख लेना हॉकी के मैदान में एक मिड लाइन होती है। मिड लाइन का मतलब होता है आपका कि ये हॉकी का मैदान हुआ आपका, जिसकी लंबाई कितनी? 91 मीटर, चौड़ाई 55 मीटर। बिल्कुल बीच से जो बाटे वो मिड लाइन होती है। और इस मिड लाइन की लंबाई कितनी होती है? तो 23 मीटर लंबाई होती है। क्या बोलोगे? 23 मीटर लंबाई किसकी होती है? हॉकी के मैदान की मिड लाइन की होती है। जो यहाँ पर गोल होता है साथी, इस गोल पोस्ट के पास में एक व्यास होता है। ये जो व्यास होता है गोल पोस्ट के पास का, ये व्यास कितने मीटर का होता है? तो 14.63 मीटर। आप 14 मीटर याद रखेंगे इस व्यास को। क्या बोलोगे? 14.63 मीटर होता है। आपसे पूछ ले साथी गोल पोस्ट की ऊंचाई, जहां पर आप गोल करते हैं ये गोल पोस्ट कितना ऊंचा होता है? गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? क्या बोलोगे? तो भैया आप कहेंगे भाई साहब गोल पोस्ट की जो ऊंचाई होती है वह होती है हमारी कितनी? 3.66 मीटर। और चौड़ाई पूछ ले अगर, तो 2.41 मीटर। क्या बोलोगे? ये तो हो गई। अब सॉरी, इसको बोलेंगे चौड़ाई। ऊंचाई तो कम होगी ना। ये आपकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी चौड़ाई। ऊंचाई कम होगी। क्या बोलोगे? चौड़ा ज्यादा होगा और ऊंचाई कम होगी। ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं आपसे साथी, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी मित्र आपका? 2.14 मीटर हो जाएगी। ये कभी नहीं भूलना। हॉकी के खेल में यदि मैं आपसे खिलाड़ियों की संख्या पूछ लूं तब आपका उत्तर क्या होगा? बताएंगे? हॉकी के खेल में साथी खिलाड़ियों की संख्या, या हॉकी का मैं आपसे विश्व कप पूछूं तो बार्सिलोना 1971 में हुआ था, मैंने आपको बताया। भारत ने अपना हॉकी विश्व कप कब जीता था साथी? 1975 में जीता था। कभी नहीं भूलना है। हॉकी का विश्व कप हमने कब जीता? एक ही बार जीता, 1975 में। जो साथी नहीं जानते हैं वो लिखें इस बात को। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट 11 खिलाड़ी होते हैं। जो एमटीएस में तीनों पूछे गए थे, इतना आसान भी पूछ लेता कभी कभी। निम्नलिखित में से किस खेल में सेक हैंड ग्रिप का प्रयोग किया जाता है? सेक हैंड ग्रिप बोलेंगे जी। सेक हैंड ग्रिप किस में इस्तेमाल होता है? बैडमिंटन में, स्क्वैश में, क्रिकेट में, या फिर टेबल टेनिस में? भैया टेबल टेनिस में। देखो ग्रिप का मतलब क्या होता है? कोई भी पकड़ना। तो टेबल टेनिस में ग्रिप होती है आपकी, एक पेन होल्ड ग्रिप होती है। यानी ये पकड़ने के तरीके होते हैं। क्या बोलोगे? पेन होल्ड ग्रिप होती है आपका जब आप किसको? रैकेट को पकड़ते हैं, या सिमिलर ग्रिप बोलते हैं। क्या बोलोगे? एक आपकी सिमिलर ग्रिप होती है। तो क्या बोलेंगे? पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रिप नहीं होती है? और रिवर्स, क्या बोलोगे? एक आपकी होती है रिवर्स पेन होल्ड बैकहैंड होती है। क्या बोलोगे? पेन होल्ड बैकहैंड होती है, जिसको हम आपका तीसरी ग्रिप के नाम से जानते हैं। ये कभी भी नहीं भूलना है। मुझे क्या आप बता सकते हैं टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस किसका नेशनल गेम है साथी? क्या बोलोगे? तो आप कहेंगे भैया जी टेबल टेनिस जो है ये चाइना का नेशनल गेम है। किसका? चाइना का नेशनल गेम है। और अगर मैं बात करूं टेबल टेनिस की, तो इसको ओलंपिक में कब शामिल किया गया था?
क्या बोलोगे? ओलंपिक में ये शामिल हुआ था आपका कब साथी? क्या बोलोगे? ओलंपिक में भैया 1988 में शामिल किया गया। कब? 1988 में, 1988 में साथी शामिल किया गया। ठीक है। अगर मैं गेंद के वजन की बात करूं, टेबल टेनिस की गेंद का वजन कितना होता है? तो टेबल टेनिस की गेंद का जो वजन होता है वो होता है 2.7 ग्राम होता है, 2.7 ग्राम होता है। और अगर मैं बात करूं इसमें जो नेट लगा होता है बीच में, उस नेट की हाइट कितनी होती है, यानी जाल की ऊंचाई कितनी होती है? आपका 15.25 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि एक टेबल पर लगा रहता है, टेबल पर बीच में लगा रहता है आपका एक जाल 15.25। ठीक है। टेबल की हाइट कितनी होती है? जो टेबल है वो जमीन से कितनी ऊंची साथी होती है? तो टेबल की हाइट होती है 76 सेंटीमीटर। और चौड़ाई पूछे टेबल की, चौड़ाई पूछे तो 152.5 सेंटीमीटर होती है। ये आंकड़े बहुत पूछे जाते हैं। ये आपको दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया था कि टेबल टेनिस में टेबल की ऊंचाई कितनी होती है, धरातल से कितनी ऊंची होती है? 76 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ? यानी कौन है जो कुचिपुड़ी से जुड़े हुए हैं आपका? उदय शंकर की अगर हम बात करते हैं साथी, ये भी एक नर्तक हैं, ये भी एक नर्तक हैं, आधुनिक नृत्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है। केलुचरण महापात्र ये ओडिसी से जुड़े हुए हैं। इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि भैया प्रथम प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम पद्म विभूषण है ये ओडिसी में। क्या बोलोगे? प्रथम पद्म विभूषण किस में है साथी? ये आपका ओडिसी में है प्रथम पद्म विभूषण। गुरु विपिन सिंह ये किसके गुरु हैं बताएं जरा? क्या बोलोगे भैया? गुरु विपिन सिंह झावेरी बहनों के गुरु हैं, जो मणिपुरी से जुड़ी हुई हैं। और कुचिपुड़ी से क्या बोलोगे? गुरु वेमपत्ति चिन्मय सत्यम। और इनका 1998 में पद्म भूषण, आपको भूलना नहीं है। ठीक है। माघ साजी को निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति? मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्त, मुझे बताओ मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? किस तारीख को बोलेंगे? किस तारीख को? तो क्या बोलेंगे? मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है किसको? माघ साजी को। किसको? माघ साजी को भैया मनाया जाता है। तो माघ साजी कहाँ कहाँ पर बनती है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, या फिर हिमाचल प्रदेश में? क्या बोलोगे भैया? हिमाचल प्रदेश में, साथ में आपका हरियाणा में भी मनाई जाती है। कहाँ पर? हरियाणा में भी मनाई जाती है। और हरियाणा के साथ साथ में वेस्ट बंगाल में भी मनाई जाती है माघ साजी। 14 जनवरी जिन साथियों ने लिखा एकदम से ठीक लिखा था। तो 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन क्या बोलोगे? कुछ अन्य त्योहार भी हैं जो एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं पोंगल कब मनाया जाता है? 14 जनवरी। पोंगल कहाँ का है साथी? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। तिला संक्रांत कहाँ पर मनाई जाती है संक्रांति के दिन 14 जनवरी को? तिला संक्रांत भारत में कहाँ पर मनाई जाती है? उत्तरायण कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तरायण। क्या बोलोगे? उत्तरायण कहाँ पर मनाया जाता है? जिसको हम माघी संग्रांद के नाम से भी जानते हैं, माघी संग्रांद के नाम से भी जानते हैं। भोगाली बिहू कहाँ पर मनाया जाता है? क्या बोलोगे? भोगाली बिहू कहाँ पर मनाया जाता है, ये भी आपको बताना है। 14 जनवरी को साथी खिचड़ी पर्व कहाँ पर मनाया जाता है भारत में? क्या बोलोगे? खिचड़ी पर्व, ये लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। खिचड़ी पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? पौष संक्रांति कहाँ पर मनाई जाती है भारत में? पौष संक्रांति कहाँ पर साथी मनाई जाती है? और मकर संक्रमण कहाँ पर मनाया जाता है? जैसे मकर संक्रांति तो कहाँ, उत्तर भारत में है। तो मकर संक्रमण की बात करें वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो बताएंगे जी। तिला संक्रांत कहाँ पर साथी? तो उत्तर आना चाहिए भैया जी बिहार में, बिहार में। उत्तरायण की अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में माघी संक्रांत भी कहते हैं। भोगाली बिहू कहाँ का है साथी? असम का है। खिचड़ी पर्व कहाँ का है? उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार का है। कहाँ का? यूपी और बिहार के किस हिस्से में? तो आप बोलेंगे वेस्ट बिहार में। कहाँ पर? वेस्ट बिहार में। पौष संक्रांति की साथ ही बात करें वेस्ट बंगाल में। मकर संक्रमण की बात करें साथ ही कर्नाटक में। कहाँ पर मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है, गलती नहीं करनी है। मुझे बताइए गुजरात में ऐसा कौन सा त्योहार मनाया जाता है जिस पर हम पतंग भी उड़ाते हैं? तो गुजरात में उत्तरायण और उत्तरायण में कंफ्यूज मत होना। क्या बोलोगे? उत्तरायण तो कहाँ पर है आपका? उत्तरायण तो साथी आपका कहाँ पर है? वो जम्मू कश्मीर में है। और उत्तरायण की अगर मैं बात करूं साथी, उत्तरायण की यदि मैं बात करूं, बिल्कुल हो जाएगी भाई तैयारी। रोहित सुरान जी बिल्कुल हो जाएगी भाई, पैसे भेजने की आवश्यकता नहीं थी भाई, ऐसे ही दिखा दिया करो बच्चों कमेंट। नेक्स्ट है, श्री मणि प्रसाद किस प्रकार के संगीत से संबंधित हैं? श्री मणि प्रसाद
फ्यूजन संगीत से, लोक संगीत से, कर्नाटक। कर्नाटक संगीत कहाँ का है साथी? दक्षिण का है। तो क्या ये दक्षिण के संगीत से जुड़े हुए? नहीं जी। हिंदुस्तानी स्वर संगीत से। हिंदुस्तानी स्वर संगीत कहाँ का है? ये उत्तर भारत का है। किसका? नॉर्थ इंडिया का एक म्यूजिक है। और श्री मणि प्रसाद बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए। क्या बोलोगे? ये किराना घराने से जुड़े हुए हैं। किससे? किराना घराने से। चर्चा में मिले हुए थे कब? 2019 में। 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाले कौन व्यक्ति हैं जो किराना घराने से जुड़े हुए हैं? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला 2019 में। और दो श्री मणि प्रसाद जी की बात करता हूं, तो जो मणि प्रसाद हैं इनके गुरु कौन हैं? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मणि प्रसाद के गुरु कौन है साथी? तो क्या बोलोगे भैया? गुलाम अली खान हैं। और गुलाम अली खान जी किस घराने से हैं? बोलेंगे गुलाम अली खान है। और गुलाम अली खान जी की बात मैं अगर करूं तो इनको बोलेंगे हम पटियाला घराने से जुड़े हुए हैं। क्या बोलोगे? पटियाला घराने से ये जुड़े हुए हैं, उन्हीं के ये शिष्य हैं। बड़े उस्ताद है वो पटियाला घराने के, गलती नहीं करनी है। ठीक है, आगे आएंगे। नदियों और उनकी सहायक नदियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक है जो सुमेलित नहीं है? सहायक नदियों की यदि बात करें, गोदावरी की सहायक नदी आपकी इंद्रावती है क्या? या गंगा की सहायक नदियां पेनगंगा है? कृष्णा की सहायक नदी भीम है, यानी ये कृष्णा और भीमा की बात कर रहे हैं। लूनी की क्या सुक्रिय है? गुजरात वाले, राजस्थान वाले क्षेत्र की आपका, तो राजस्थान लूनी के सुक्रिय। जी हाँ, एकदम से ठीक है, एकदम से ठीक है। लेकिन पेनगंगा क्या गंगा की है? जी नहीं, पेनगंगा भैया वेन गंगा की बात अगर मैं करूं, पेन गंगा। एक मैं आपको बताऊं, वेन गंगा कौन सी नदी? वेन गंगा आपको मैं बताऊं। इसी के साथ में साथी वर्धा की बात हम करें, इसी के साथ में साथी मंजीरा की बात हम करें, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो आप बोलेंगे ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। किसकी हैं? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी की भैया जी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है। गोदावरी की सहायक नदी हैं। क्या बोलोगे? ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं, कभी भी गलती मित्र नहीं करनी है। ओके, आगे आएंगे। म्यांमार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? आपको मैंने बताया हर छात्र को भारत का नक्शा, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, साथ ही स्थलीय देश और दो समुद्री देश, इनसे किस प्रकार सीमाएं मिलती हैं, इसका ज्ञान होना बेहद जरूरी है। तो नागालैंड की सीमा मिलती है क्या? जी हाँ। मणिपुर की सीमा मिलती है? जी हाँ। म्यांमार दोस्त कहाँ पर है आपका? अगर आप म्यांमार की बात करते हैं, म्यांमार की साथी अगर हम बात करते हैं आपसे, तो म्यांमार कहाँ पर स्थित है जरा बताएंगे? तो आप कहेंगे भैया सिक्किम तो स्थित है आपका कहाँ पर? सिक्किम तो भैया स्थित है आपका कहाँ पर? यहाँ पर। और म्यांमार है इधर, तो दोनों का मेल नहीं बनता, यानी सिक्किम मौजूद नहीं है। क्या बोलोगे? मिजोरम की सीमा मिलती है? जी हाँ। मिजोरम के अलावा और कौन लगता है? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, क्या बोलोगे? और मिजोरम। क्या बोलते हैं? मिजोरम। ठीक है, नागमणि मिल गई भाई, नागमणि मिल गई अरुण को। अरुण के तो मजे आ गए, अरुण के तो मजे आ गए, उसको नागमणि मिल गई। माँ या मार, हमें भी मरवाएगा। माँ या मार याद रख लेना। ठीक है, कभी भी गलती नहीं करनी है। अगर मैं आपसे पूछूं म्यांमार से एक प्रश्न और बताइए, भारत की सर्वाधिक सीमा तो आप जानते हैं 4096 किलोमीटर किससे लगती है साथी? बांग्लादेश से। ये तो आप जानते हैं बांग्लादेश से। अफगानिस्तान से सबसे कम लगती है, लद्दाख वाले क्षेत्र की 106 किलोमीटर। लेकिन मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए म्यांमार से भारत की कितने किलोमीटर सीमा लगती है? म्यांमार से कितने किलोमीटर सीमा लगती है? तो जब बोलेंगे 1643 किलोमीटर सीमा हमारी किससे लगती है? वो साथी म्यांमार से लगती है। मोठ की मस्जिद को रिक्तस्थान के किसके शासनकाल में बनवाया गया था? इतिहास की प्रसिद्ध मस्जिद है मोठ की मस्जिद। क्या बोलेंगे भैया? मोठ की मस्जिद। दरअसल में ये एक वजीर थे मियाँ भुइया। किसके वजीर थे ये? किसके प्रमुख सलाहकार थे? क्या बोलेंगे? वजीर मतलब सलाहकार होते थे। मियाँ भुइया। क्या बोलोगे? मियाँ भुइया। तो ये सिकंदर लोदी का आपका, क्या बोलेंगे? सिकंदर लोदी का एक सलाहकार था, वजीर था। और याद रख लेना सन 1505 में बनी है। कब बनी? 1505 में बनी है मोस्ट की मस्जिद। और सिकंदर लोदी से 2 वर्ष हैं, 1504 और 1506, ये आप जानते ही होंगे, बताएंगे। 1504 में क्या हुआ? आगरा की स्थापना हुई। मतलब था तो पहले से, लेकिन उसको घोषित किया गया, आगरा की स्थापना। और उसी आगरा को 1506 में क्या बना दिया था सिकंदर लोदी ने? आगरा को साथी राजधानी बना दिया था। क्या बना दिया था? राजधानी बना दिया था। बहलोल लोदी की अगर बात करते हैं, भूले तो नहीं, बहलोल लोदी का शासनकाल बताइए। बहलोल लोदी का तो क्या बोलोगे? 1451 से 89। और ये लोदी वंश का संस्थापक है। कौन है ये?
लोधी वंश का संस्थापक है। एक बार थम्स अप करके बताना साथी, आपको जो गुलाम वंश है उसके सारे राजाओं के, महत्वपूर्ण राजाओं के क्रम याद है ना। तो लोधी वंश का शासन संस्थापक है ये, और दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासनकाल इसी का है। क्या बोलोगे? दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासनकाल कितने वर्षों का? 38 वर्षों का। सबसे लंबा शासनकाल किसका है साथी? तो आप कहेंगे सबसे लंबा शासनकाल जो है भैया वो किसका है आपका? तो आप कहेंगे सबसे लंबा शासनकाल है आपका साथी बहलोल लोदी का। मोहम्मद बिन तुगलक को आप जानते हैं, राजधानी परिवर्तन के लिए, सांकेतिक मुद्रा के लिए, कराचिल अभियान के लिए, खुरासान अभियान के लिए सन 1333 में इसके यहाँ कौन आया था आपका? बोलो भैया कौन आया था? इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता ये बता दीजिए कहाँ से आया था, जिसने रेहला पुस्तक को लिखा, जिसको इसने दिल्ली का काजी बनाया, इसने उसको चाइना में दूत बनाकर भेजा 1342 में, सन 1333 में इसके यहाँ आया था। किस देश से आया? मोरक्को से आया। बहुत गजब, बहुत शाबाश उत्तर। फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करते हैं तो जजिया कर इसी ने क्या किया था? जजिया कर इसी ने साथी क्या किया था? जजिया कर लागू किया था ब्राह्मणों पर। किस पर? जजिया कर इसने क्या किया था? लागू किया था फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर। और नहरों का निर्माण इसने कराया, नहरों का निर्माण। ठीक है, आगे आइए। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था? बताइए। खेड़ा सत्याग्रह, ये तो अहमदाबाद और खेड़ा ये गुजरात के हैं। ये किसने किया था इनका सत्याग्रह का नेतृत्व? मोहनदास करमचंद गांधी जी ने किया था। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने किया था। कानपुर सत्याग्रह का किया था क्या उन्होंने? व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर हम बात करते हैं साथी, ये भी मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को चलाया गया। इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह को हम बोलते हैं आपका दिल्ली चलो आंदोलन। क्या बोलोगे? दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से किसको जाना जाता है? और इसमें सत्याग्रही कौन थे प्रथम बताना। प्रथम सत्याग्रही मैंने ना जाने कितनी बार आपको बताए हैं। दूसरे सत्याग्रही कौन थे और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पहले थे भैया पवनार से ये शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? विनोबा भावे। विनोबा भावे पवनार से जब इसको शुरू किया गया महाराष्ट्र से, प्रथम सत्याग्रही बने। दूसरे भैया नेहरू जी थे। और तीसरे आप मुझे बताइए तीसरे कौन थे? तीसरे थे ब्रह्मदत्त। क्या बोलोगे? तीसरे थे भैया जी ब्रह्मदत्त। ये कभी भी गलती नहीं करनी है। जब महाड़ सत्याग्रह की बात आएगी तो हम क्या बोलेंगे भैया? ये सही उत्तर होगा, बाबा साहेब ने इसका क्या किया? आंदोलन किया था। आंदोलन की बात करते हैं तो 20 मार्च 1927 की बात है, जब क्या किया गया था? चावदार, आपका चावदार नामक स्थान पर दलितों को सार्वजनिक, क्या बोलोगे? दलितों को सार्वजनिक पानी पीने पर जो रोक थी उसको इन्होंने तोड़ दिया। सार्वजनिक स्थल पर, सार्वजनिक स्थल पर जो पानी पीने की रोक थी, सार्वजनिक स्थल पर जो पानी के इस्तेमाल के अधिकार के लिए था, ये हम कह सकते हैं। तो जो रोक लगी हुई थी, जो अवमानना हो रही थी आपका, उसी को इन्होंने हटा दिया। इस्तेमाल की क्या बोलेंगे आपका? इस्तेमाल की अगर हम बोलते हैं आपका इस्तेमाल के अधिकार की बात, का अधिकार बोले तो ज़्यादा ठीक है। इस्तेमाल का अधिकार, इसकी बात की गई, इस्तेमाल के अधिकार की बात की गई। और एक दिवस कभी मत भूलना साथी, 20 मार्च को हम फिर कौन सा दिवस मनाते हैं? इसी उपलक्ष्य में दिन मनाया जाता है सामाजिक सशक्तिकरण दिवस, की सभी जातियां बराबर हैं। ठीक है, समाज की अगर आप बात करते हैं और आप सच में सच्चे भारतीय होने की दावा करते हैं तो यहाँ पर कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए। सामाजिक सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है, गलती कभी ना करें। सामाजिक सशक्तिकरण दिवस इसी उपलक्ष्य में, क्या? क्योंकि 20 मार्च 1927 को क्या हुआ? महाड़ सत्याग्रह हुआ। कभी भी गलती नहीं करनी है। क्या बोलेंगे? आगे आएंगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं? यानी पहले 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे, तो बताएंगे भैया अभी कितने हैं? 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ और जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, उसको क्या कर दिया गया? संपत्ति का जो आपका फंडामेंटल राइट था उसको साथी क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। और उसको कहाँ? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब कानूनी अधिकार बना दिया गया तो किस अनुच्छेद में है सारे साथी बताएं? कानूनी अधिकार बना दिया गया तो आर्टिकल 300 कै में विराजमान है। कहाँ पर है? अनुच्छेद जिसको हम आर्टिकल 300 ए कहते हैं, 300 ए में ये मौजूद है, गलती नहीं करनी है। यूपीएससी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल साथी कितना होगा? बताएंगे।
6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक तो क्या बोलेंगे? जी नहीं। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक अगर हम बात करें, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है एसपीएससी। क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं हम स्टेट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। बोलो जी। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हिंदी में क्या बोलेंगे साथी? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को तो आप बोलेंगे राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करेंगे भैया? यहाँ पर आपका राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। गवर्नर द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है, यानी गवर्नर द्वारा नियुक्ति होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथी। 5 वर्ष या 62 वर्ष, 4 वर्ष या 62 वर्ष, या 6 वर्ष या 65 वर्ष, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एकदम से सही हो जाएगा। और इनकी जो नियुक्ति करेंगे, यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? आपका राष्ट्रपति साहब करेंगे। क्या बोलोगे? राष्ट्रपति साहब करेंगे। क्या आप मुझे बताइए, क्या किसी अनुच्छेद में इस बात को कहा गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आप कहेंगे, तो भैया आप कहेंगे यह है जो यूपीएससी है एक संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान में इसकी बात की गई है। क्या है? यह एक संवैधानिक निकाय है, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसी को हम केंद्रीय भर्ती एजेंसी कहते हैं। किस आयोग को केंद्रीय भर्ती एजेंसी कहा जाता है? केंद्रीय भर्ती एजेंसी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे भैया इसके बारे में? कहाँ पर? आर्टिकल 315 से लेकर के 323 में बताया गया है। आर्टिकल 315 से 323 में बताया गया है। और मैं आपसे पूछूं, यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे। यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो पहले प्रेसिडेंट थे साथी यूपीएससी के 1926 में जो प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे? रॉस बारकर थे। कौन थे? रॉस बारकर आपके पहले अध्यक्ष थे। कब? 1926 में। और वर्तमान अध्यक्ष की यदि मैं बात करूं, तो सबके मुख से जो उत्तर ना दे उसके मुख से भी उत्तर आना चाहिए बैठे बैठे कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है। पूछे जाएंगे इस बार आपसे, बहुत चांसेस हैं। तो क्या बोलोगे? मनोज सोनी। क्या बोलोगे? मनोज सोनी। आपकी परीक्षा कौन कराएगा साथी? एसएससी। एसएससी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे बताना, एसएससी की स्थापना कब हुई थी? अगर साथी मैं आपसे पूछ लूं एसएससी की स्थापना कब हुई थी, तो एसएससी जिसको बोलते थे हम क्या? सब ऑर्डिनेट। क्या बोलते थे? सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। क्या बोलोगे? सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन इसको कहा जाता था। लेकिन दरअसल में क्या हुआ आपका? 1977 में नाम बदला और 1977 से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, क्या बोलोगे? कर्मचारी चयन आयोग इसका नाम कर दिया। क्या बोलोगे? कर्मचारी चयन आयोग भैया इसका नाम कर दिया गया, कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एसएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है साथी? बताएंगे वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? तो आप बोलेंगे एस किशोर हैं जी। कौन है वर्तमान अध्यक्ष इसके? हैं एस किशोर। क्या बोलेंगे? एस किशोर इसके कौन है साथी? वर्तमान अध्यक्ष हैं, गलती नहीं करनी है। हेडक्वार्टर पूछ ले एसएससी का या यूपीएससी का, तो क्या बोलोगे? नई दिल्ली हम कहेंगे। ठीक है, एसएससी का कहाँ पर है? जो लोधी कॉम्प्लेक्स है, लोधी कॉम्प्लेक्स है नई दिल्ली में, वहां पर एसएससी का हेडक्वार्टर है, गलती नहीं करनी है। आगे आएंगे। रिक्त स्थान को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। किसको 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया? बोलेंगे भी फटाफट से। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को। देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आधुनिक का 5वीं पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 78। तो उस दौरान का कौन सा है आपका? बोलेंगे स्वच्छ भारत, आधुनिक, दिवा विद्यालय। नहीं जी, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जिसको एमएनपी प्रोग्राम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? एमएनपी प्रोग्राम इसको हम कहते हैं। तो कभी कभी एमएनपी नाम से भी इसको मिलेगा आपका। तो एमएनपी प्रोग्राम जो है साथी ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसमें आपका गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं किस सरकार ने इस 5वीं पंचवर्षीय योजना को रद्द किया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ठीक है, गरीबी हटाओ के नारे के अलावा अन्य क्या नारे थे? रक्षा और आपका साथ में रोजगार केंद्रित योजना थी। रोजगार केंद्रित ये योजना थी, रक्षा और रोजगार केंद्रित, ये आपको पता होना चाहिए। जो 5वीं दोस्त आपका योजना का मॉडल है, 5वीं योजना का जो मॉडल है, क्या बोलोगे? ये किसका मॉडल था आप बताएंगे? तो ये योजना आयोग का निवेश मॉडल इसको हम बोलते हैं, और डीपी धर मॉडल पर आधारित था। योजना आयोग का
योजना आयोग का साथी ये एक निवेश मॉडल है। निवेश मॉडल था आपका, और किस मॉडल पर बना था? डीपी धर मॉडल। क्या बोलोगे? डीपी धर मॉडल पर ये आधारित था। और अगर मैं साथी बात करता हूँ आपसे, क्या बोलेंगे? अगर मैं बात करता हूं आपसे साथी यहाँ पर कि योजना आयोग का निवेश का जो मॉडल है ये आपका, इसको जो पांचवी पंचवर्षीय का योजना था आपका, इसको किसने आपका बंद कर दिया था पांचवी को? मुरारजी देसाई की सरकार ने। क्या बोलोगे? मुरारजी देसाई जी की जो सरकार बनी, तो उसने क्या कर दिया था? 1978 में इसको क्या कर दिया था? फिनिश कर दिया था। जिसमें लक्षित विकास दर कितनी थी? पांचवी में बहुत पूछी जाती है। पहली की मैं आपको बता चुका, दूसरी की मैं आपको बता चुका। लक्षित विकास दर यानी टारगेट कितना था? 4.4%। हम इसको प्राप्त कर पाए थे या नहीं? यस और नो? क्या हमने 4.4% के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था? आप कहेंगे जी भैया, हमारी प्राप्ति हुई थी इससे भी ज्यादा, 4.8%। क्या बोलोगे? 4.8% के लक्ष्य को हमने इसमें पाया था। नो नो नो, बहुत सारे कह रहे हैं नो, बहुत सारे कह रहे हैं यस। अब कुछ भी नहीं बोलना, नहीं जानते तो सुनना है, आज के बाद गलत नहीं करना है। ये प्रैक्टिस सेट का उद्देश्य होता है, वो नहीं कि कुछ भी लिख देना है, बहुत शांति से सुनना है, ठीक है? जब निर्यात आयात से अधिक होता है, निर्यात का मतलब क्या होता है साथी? एक्सपोर्ट। क्या बोलोगे? हम चीजों को बाहर भेजते हैं, और आयात मतलब इंपोर्ट, यानी इंपोर्ट मतलब आया, कहाँ से? बाहर से आया। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए तो फायदा होगा, और मंगाया हमने कम है, इसी को हम बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। क्या बोलते हैं? व्यापार अधिशेष इसको हम कहते हैं, ठीक है? राजकोषीय घाटा कब होगा साथी? राजकोषीय घाटा होगा आपका, राजकोषीय घाटा तो आपका आप समझ ही सकते हैं कि भैया अगर हम बात करते हैं इनकम हमारी कम हो और खर्चा ज़्यादा हो जाए। राजस्व अधिशेष की परिभाषा सही है, शुद्ध जो आय होती है, शुद्ध आय। क्या बोलेंगे? अगर शुद्ध व्यय से ज़्यादा हो जाए, यानी इनकम ज़्यादा हो गई, शुद्ध आय शुद्ध व्यय से ज़्यादा हो गई, तो वह आपका क्या हो जाएगा? रेवेन्यू सरप्लस हो जाएगा। और व्यापार घाटा कब आएगा? क्या बोलोगे? व्यापार घाटा कब आता है? जब आयात आयात निर्यात से ज्यादा हो, यानी अन्य देशों को तो आप कम भेजते हैं, अन्य देशों को तो आप कम भेजते हैं, ठीक है? ज्यादा हो। क्या बोलेंगे? अन्य देशों को तो आप भेजते हैं कम और मंगाते ज्यादा हैं, मंगाते ज्यादा हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कौन सा है? कौन सी ऐसी जगह है जहां पर कार्ब, प्रोटीन और वसा पूर्ण तरीके से पच जाते हैं? छोटी आंत में, यकृत में? एकदम से ठीक है भैया, स्मॉल इंटेस्टाइन में पच जाते हैं। यकृत की साथी अगर मैं बात करूं, ये पित्त रस के लिए जाना जाता है। पित्त रस का स्त्रावण कहाँ से होता है? पित्त रस का जो श्रावण होगा साथी आपका कहाँ से होता है? तो हम कहेंगे आपका यकृत से होता है। बड़ी आंत की यदि मैं बात करूं, तो जल और इलेक्ट्रोलाइट जितने भी होंगे आपका, उनका अवशोषण कहाँ पर होगा? जल या फिर इलेक्ट्रोलाइट का जो अवशोषण होगा, इलेक्ट्रोलाइट का जो अवशोषण होता है साथी, वो कहाँ पर होता है आपका? बड़ी आंत में होता है। आहार नाल आप जानते ही हैं, इसके द्वारा ही भोजन जो है हमारे मुख से पेट तक पहुंचता है। ये क्या होती है यहाँ पर? आहार नाल होती है, गलती नहीं करनी है कभी भी, गलती नॉट अलाउड। निम्नलिखित में से अयस्क धातु का युग्म जो है वो गलत है, बोलेंगे अभी फटाफट से। क्या बोलेंगे? निम्नलिखित में से अयस्क धातु का कौन सा युग्म गलत है? गुरुजी पीडीएफ सेंड कर, मेरा फोन देना भाई, देना फोन देना मेरा, मैं पीडीएफ भेज देता हूँ भाई, भेज रहा हूँ अभी। तुम अपना नंबर बता दो मुझे। अरे पढ़ लो यार चुपचाप। पेन नहीं है तुम्हारे पास? कागज नहीं है? लिखना नहीं आता? अब वो बुद्धू है, बैठे बैठे नौकरी लगने के चक्कर में हो बेटा, है ना? अरे पीडीएफ भेज दो, मैं पढ़ाऊँ ना पहले, मैं पीडीएफ भेज दूँ तुम्हारे पास, अपना नंबर दे देना मुझे, उसमें मैं तुम्हें प्रेम पत्र भेजूंगा। निम्नलिखित में से अयस्क धातु का कौन सा जो युग्म है वो गलत है? बताओ जी। बोरनाइट क्या कॉपर का होता है? जी हाँ। मैग्नेटाइट क्या लोहे का होता है? जी हाँ। लेड का गैलेना होता है। सिनेबार क्या निकिल का होता है? नहीं जी भैया, ये पारे का होता। दुनिया जानती है, तुम नहीं जानते तो मेरा क्या कसूर। क्या करेंगे? पारा होता है भैया एच जी का। डोलोमाइट बताओ किसका अयस्क है? डोलोमाइट बहुत चर्चित अयस्क है, किसका है? डोलोमाइट किसका अयस्क है? कार्नेलाइट किसका अयस्क है? क्या बोलोगे? कार्नेलाइट साथी किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट बोलेंगे भैया मैग्नीशियम का अयस्क है। कार्नेलाइट किसका है? आपका पोटेशियम का अयस्क है। क्यूप्राइट बता दो किसका अयस्क है?
कॉपर गिलांस भी उसी का है, कॉपर पायराइट भी उसी का है, किसका है जी, कॉपर का है। अच्छा हॉर्न सिल्वर बताना किसका है, हॉर्न सिल्वर किसका है आपका, तो AgCl होता है आपका हॉर्न सिल्वर। क्या बोलोगे, हॉर्न सिल्वर किसका है बता सकते हैं क्या आप मुझे, भैया जी सिल्वर का ही होगा। रूबी सिल्वर किसका होगा भैया, सिल्वर अर्थात चांदी का ही होगा। अच्छा सिडेराइट और हेमेटाइट किसके हैं बताना जरा, सिडेराइट और हेमेटाइट किसके अयस्क हैं, सिडेराइट और हेमेटाइट ये किसके अयस्क हैं, तो क्या बोलेंगे भैया जी ये लोहे के अयस्क हैं, किसके, ये लोहे के अयस्क हैं, किसके हैं, ये लोहे के अयस्क हैं। कभी भी गलती नहीं करनी है, कभी भी साथी गलती नहीं करनी है। आगे आएंगे नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 57 साइबर पुलिस अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दे दी है, कहाँ पर ये मंजूरी दी गई है, पीडीएफ भाई एप्लीकेशन में मिलती है साथी, जिन साथियों को पीडीएफ की नीड है आप रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन के पीडीएफ नोट्स में जाएंगे, वहां पर 3 बजे की क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएंगे सारी, अब की भी अब से पहले भी, चिंता नहीं करनी। क्या बोलेंगे ये कहाँ पर घोषणा हुई है, 57 जो साइबर पुलिस अपराध स्टेशन उत्तर प्रदेश में। और याद रख लेना दूर संचार के लिए जो आपका उत्कृष्टता केंद्र खोलने की घोषणा हुई है, दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र खोलने की क्या हुई है, केंद्र की घोषणा कहाँ पर हुई है साथी, ये हमारा आप बोलेंगे भैया जी ये उत्तर प्रदेश में हुई है। हॉट कुक्ड मील योजना कहाँ पर खुली है, हॉट कुक्ड मील योजना ये कहाँ पर शुरू हुई है, उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। एडवांस्ड पीडियाट्रिक क्या बोलोगे, याद रख लेना यूपी वाले, एडवांस पीडियाट्रिक क्या बोलोगे, एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने का प्रस्ताव कहाँ पर है, सेंटर का प्रस्ताव ये कहाँ पर रखा गया है, तो आप कहीं भैया उत्तर प्रदेश में लिखा गया है। और यूपी पुलिस खुद का व्हाट्सएप चलाने वाली, व्हाट्सएप लॉन्च करने वाली पहली पुलिस बन गई है। क्या बोलोगे, जो साथी यूपी पुलिस है वो क्या लॉन्च करने जा रही है, यूपी पुलिस क्या बोलोगे आपका खुद का व्हाट्सएप चैनल बनाने वाली, खुद का व्हाट्सएप चैनल बनाने वाली प्रथम पुलिस बनी है। ठीक है, खुद का व्हाट्सएप चैनल बना लिया है, गलती नहीं करनी है। आगे आएंगे, हाल ही में किसने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है, अंडर 19 एशिया कप किसने जीता साथी आपका, यूएई ने बांग्लादेश ने, तो क्या बोलेंगे भैया बांग्लादेश ने जीता है। और यूनाइटेड अरब अमीरेट्स रहा है उसमें उपविजेता। आयोजन कहाँ पर हुआ था अंडर 19 एशिया कप, ये क्रिकेट की बात हम कर रहे हैं, किसकी, क्रिकेट की बात साथी हम कर रहे हैं। आयोजन इसका कहाँ पर हुआ था, दुबई यूएई में ही इसका आयोजन हुआ था, कहाँ पर, यूएई में ही इसका आयोजन हुआ था। अभी एशिया कप बहुत चर्चा में रहा, मैंने आपसे कक्षा में भी कहा था कि प्रश्न पूछे जाने के बहुत चांसेस रहेंगे। एशिया कप साथी 2023 की अगर हम बात करें तो इसको किसने जीता था, एशिया कप 2023 इसका विजेता था भारत। क्या बोलोगे, स्पोर्ट्स पर मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मजबूत पकड़ आपकी होनी चाहिए, विजेता भारत था। उपविजेता साथी कौन था, भारत ने किसको हराया था एशिया कप 2023 में, किसको हरा करके जीता, तो आप बोलेंगे श्रीलंका को, किसको, श्रीलंका को। आयोजन कहाँ पर हुआ था इसका, श्रीलंका और पाकिस्तान में हुआ था, कहाँ पर, आयोजन श्रीलंका और पाकिस्तान में इसका हुआ था। ठीक है, अभी बहुत खबरों में चर्चा रही आपका, क्या बोलेंगे आपका, चर्चा में खबर रही आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पर होगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप से ही खिलाड़ी आप जानते हैं वो उभर कर आते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पर होगा बताएंगे जी, वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पर होना था, क्या बोलेंगे, ये होना दरअसल में श्रीलंका में था साथी, लेकिन श्रीलंका का ये कैंसिल हो गया। अब कहाँ पर होगा ये, अब ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। क्या बोलेंगे, अब ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। क्या बोलेंगे, भारत ने अपना पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप कब जीता था, तो भारत ने, पहले तो याद रखो पहला जो जीता इसका, पहली बार हुआ था ये, पहली बार हुआ था 1988 में। 1988 में कौन जीता था इसको, ऑस्ट्रेलिया जीता था, ऑस्ट्रेलिया जीता था। भारत ने पहली बार कब जीता साथी, भारत ने अपना अंडर 19 वर्ल्ड कप पहली बार कब जीता, भारत जीता मोहम्मद कैफ जी की कप्तानी में। क्या बोलोगे, भारत ने जो पहली बार साथी जीता आपका मोहम्मद कैफ जी की कप्तानी में जीता आपका 2000 में। क्या बोलोगे, मोहम्मद कैफ की कप्तानी में। ठीक है, मोहम्मद कैफ आप जानते होंगे एक क्रिकेटर रहे। और जो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 होगा इसमें भारतीय कप्तान कौन होंगे साथी, अंडर 19
जो अभी होगा आपका साउथ अफ्रीका में, इसमें भारत के कप्तान कौन होंगे बताएंगे जी। इंडिया के कैप्टन कौन होंगे, तो बोलेंगे भैया इसमें इंडिया के कैप्टन होंगे उदय साहब। कौन? उदय सहारन होंगे। कौन होंगे? उदय सहारन होंगे। अंडर 19 के उभरते खिलाड़ी फिर हमारी टीम में शामिल होते हैं और अपना नाम रोशन करते हैं और देश का नाम भी रोशन करते हैं। हाल ही में आई IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर बताइए कहाँ पर है? कि रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में, यानी पूरी दुनिया का जो ग्लोबल डेवलपमेंट है उसमें कितने प्रतिशत का योगदान दे रहा है। IMF ने ये बात कही है, तो भारत 16%, जो कि बहुत बड़ी बात है, आप लोगों के लिए गर्व करने की बात है। जुलाई 1944 में दोस्त IMF की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर बताएंगे आप लोग। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई, किसके द्वारा? 1944 का जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था, क्या बोलोगे? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था। और वर्किंग इसकी फाइनली कब शुरू हुई थी, तो इसीलिए स्थापना इसकी मानी जाती है 1945। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन DC में। क्या बोलोगे? हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन DC में। और मुझे आप बताइए इसकी चीफ कौन है वॉशिंगटन DC में? और साथ ही अगर बात करें इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है आपकी, तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। क्या बोलेंगे? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा इसकी वर्तमान में अध्यक्ष। भैया हम गलती नहीं करेंगे। 20वें प्रश्न पर चलते हैं साथी आज के। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए, और भाई एक बात पर थम्स अप कर दो, पिछली क्लासेस का रिवीजन कर रहे हो ना भाई, ऐसा तो नहीं है उनको पढ़ के छोड़ दो और सोचे सुपर सेट मतलब फाइनलाइज करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें मिसिंग है, कुछ रिवीजन हो जाए हमारा। तो साथी पिछली क्लास जो 25 हुई थी उनका रिवीजन करते हैं ना एक बार थम्स अप करके। जिन साथियों ने तैयार की हो ना उसको, वो भी भाई जरूर रिवीजन करें। निमोनिया की अगर हम बात करते हैं, वायरस से फैलने वाला रोग है। क्या बोलेंगे? वायरस से फैलने वाला रोग है। और सांस अभियान कहाँ पर चला है आपका? ये भैया मणिपुर में चला है। कहाँ पर चला है? मणिपुर में चला है आपका। और मणिपुर में बहुत चर्चित रहा अभी आपका, क्या बोलोगे? मणिपुर में बहुत चर्चित रहा मेरी मेरी होंचोंगबा उत्सव। मेरी होंचोंगबा उत्सव कहाँ पर मनाया गया आपका? 2023 में भैया जी मणिपुर में मनाया गया। तो इसके पूछे जाने की बहुत चांसेस हैं। कब मना? 2023 में मनाया गया। कब मनाया गया साथी? 2023 में मनाया गया। और अगर हम बात करते हैं हुनथडो, क्या बोलोगे? हुनथडो जो सांस्कृतिक उत्सव है ये भी मणिपुर में मनाया गया। योसंग उत्सव कहाँ पर मनाया गया आपका? योसंग उत्सव बताएं सारे साथी कितने दिन मनाया जाता है? तो क्या बोलेंगे भैया? ये मणिपुर में मनाया जाता है। 5 डेज का प्रोग्राम है। क्या है? 5 डेज का प्रोग्राम है। क्या? कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलेंगे भाई आपका, क्या बोलेंगे आपका? मेरी होचोंगबा उत्सव है, हुनथडो है आपका, और यूसंग है। क्या बोलेंगे? 5 दिन पर है। 5 दिन पर है। क्या बोलेंगे? मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल कौन है? एक साथी कह रहा है हमारा 5वें क्वेश्चन के लिए। 5वें क्वेश्चन में देख लेंगे भाई, अभी होमवर्क दिखाऊंगा मैं आपको। 5वें क्वेश्चन में क्या कोई गलती हुई थी, आपने भी नोट की हो तो बताएं एक बार साथी। 5वें प्रश्न को देखने के लिए बोला इन्होंने। क्या बोलेंगे आपका? 5वें क्वेश्चन के लिए बोलेंगे आपका क्या हो गया? मागसाजी, हिमाचल प्रदेश आपका। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पर साथी पश्चिम बंगाल लिख गया, पंजाब है। PB, WB नहीं है, पंजाब आएगा। कहाँ कहाँ पर बनती है मागसाजी आपका? हरियाणा में, उत्तर भारत में, हरियाणा में, पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है? क्या बोलेंगे? बोलेंगे भी फटाफट से, कोई दिक्कत कोई परेशानी? इतनी बात पर साथी गलती नहीं करेंगे। और यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन पर, मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल कौन है साथी बताएंगे? बोलेंगे भाई फटाफट से। दोस्त वो निजी जिंदगी है, उसको आप क्लास से मत जोड़ा करो किसी को चीज को भी। शादी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है ये मेरी। ऐसा नहीं कि हर चीज को शादी से जोड़ के देखो। भैया ये हो गया, मैं पानी भी पी रहा हूँ तो भैया शादी के बाद आप पानी किसी दूसरे तरीके से पी रहे हैं। मैं खड़ा हूँ तो भैया आप दूसरे तरह से खड़े हैं। इतने बुद्धू नहीं बनना है। ठीक है? तैयारी पर ज्यादा फोकस करना है और अपने समय को बाकी सब चीजों से बचाने का। ठीक है? जिसका ब्याह होना था उसका हो लिया। तुम देखो तुम्हारा ब्याह होगा या नहीं होगा, तो तुमको तैयारी करनी है बहुत मजबूत तरीके से। उसको भूल जाइए अब। ठीक है? तो यहाँ तैयारी पर फोकस करना है और आंसर देंगे होमवर्क का, इस पर फोकस करो। ये आपके जीवन को, आपके घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा अगर आप सफल हो पाते हैं। ठीक है?
और ये आपकी भावनाएं हैं, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ कि भाई आप इस तरह से कनेक्टेड, आप फैमिली मेंबर मानते हैं, लेकिन दोस्त उसमें ज़्यादा नहीं डूबना है, ठीक है। वो ज़्यादा मेहनत करनी है कि आपका जो भविष्य है वो किस चीज़ पर चलेगा, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। तो इसका होमवर्क लिखें और मिलते हैं आपका सोमवार को चौथे प्रैक्टिस सेट के साथ में। पिछला रिवीजन करते रहिए साथी, क्योंकि आपकी तैयारी का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा अगर रिवीजन नहीं किया। ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, नमस्ते।